सुप्रभातम प्यारे विद्यार्थियों। पीओ मंडई ग्रुप में जो ये वीडियो की श्रृंखला चल रही है, इसी श्रृंखला में आज हम माहेश्वर सूत्र से अगला प्रकरण प्रत्याहार ये पढ़ने जा रहे हैं। हम देखते हैं कि जो हमने माहेश्वर सूत्र पढ़े हैं व्याकरण में वे किस प्रकार उपयोग में आते हैं, इसको ही हम समझना है। इसलिए हम ये कह रहे थे कि हमारे जो माहेश्वर सूत्र है उसी से ही सारी व्याकरण बनी है। तो हम देखते हैं कि माहेश्वर सूत्रों को किस प्रकार व्याकरण में प्रयोग किया गया है। तो व्याकरण अपने आप में भाषा को व्याकरण शॉर्ट करती है, छोटा करती है। जितना व्याकरण का मतलब होता है विस्तृत बात को बहुत थोड़े में कहना, तो इसी से ही जैसे माहेश्वर सूत्र तो बहुत ज्यादा 42 के 42 वर्ण है, तो उनको गणना के रूप में पूर्व को एक साथ गिनाना संभव नहीं होता है, इसलिए इन प्रत्याहार का प्रयोग किया गया है। प्रत्याहार की हम परिभाषा के रूप में ये कहेंगे कि आदि अंतेन सहेता। आदिरंतेन सहेता, ध्यान रहे आदि का मतलब है प्रारंभ और अंत्यन का मतलब है अंत में। प्रारंभ से लेकर के और अंत को सहेता यानी जोड़कर के करना, यही है आपका प्रत्याहार। आदि अंत्यन सहेता। अब कैसे? माहेश्वर सूत्र जहां से प्रारंभ होते हैं या मध्य में से लेकर के अंतिम हलंत वर्ण के बीच में आए हुए वर्णों को संक्षेप रूप में लिखना ही क्या है आपका प्रत्याहार। मेरे पास में पहला जैसे माहेश्वर सूत्र है अ ई उ ण, अ ई उण। ध्यान रहे। अब देखो अ ई उण को अगर मुझे प्रत्याहार के रूप में बोलना है पहले अगर सूत्र को, तो मैं इसको कह देता हूं अण। अब इसमें आदि क्या है? आदि है अ और अंत क्या है? ण। इसके बीच में जो वर्ण आए हुए हैं उनको मैंने एक प्रत्याहार के रूप में बोला, तो मैंने कहा अण। इस प्रकार अगर मैं दूसरा और सूत्र लिखता हूं री ली क, अब मैं पहले और दूसरे सूत्र को अगर मिला करके बोलता हूं तो मैं ये बोल देता हूं कि अक। अब यहां अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण होंगे अ ई उ री और ली। ठीक है। इसी प्रकार तीसरा ए ओ ग, चौथा है आई औ च। अब तीसरे और चौथे सूत्र को अगर मिला करके मैं बोलता हूं तो मैं कहता हूं एच। यहां एच में ए ओ आई औ। अंतिम जो अनंत लगे वर्ण है इनके प्रत्याहार के बीच में गिनती नहीं होती है, लेकिन खत्म करने के लिए ये वर्ण जरूरी है। ये कल भी मैंने बात आपको बोली थी। ऐसे आपको मैं पहले से पूरे चौथे तक के पूरे अगर इन चारों को एक साथ मुझे बोलना है तो मैं कह दूंगा अच। मैंने कह दिया अच, इसका मतलब अ से प्रारंभ होकर के और च तक अंत होता है, इसलिए इसका नाम है अच। अच प्रत्याहार के अंतर्गत अ ई उ री ली ए ओ आई औ, ये अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। ऐसे अगर ये तो है प्रारंभ से यानी अ से या शुरू से, बीच के भी से शुरू कर सकते हैं। जैसे मैं एक लिख दूं एक। अब एक प्रत्याहार का मतलब है कि ई से प्रारंभ करना है, तो ई उ री ली 4 वर्ण आ जाएंगे इसमें। ऐसे एक प्रत्याहार, ये ध्यान रखें। इस प्रकार प्रत्याहारों की संख्या संस्कृत में 42 है। तो 42 प्रत्याहार है उसको हम सामान्य रूप से काम में लेते हैं, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। ऐसे के ऐसे व्यंजन वर्णों के भी प्रत्याहार बनते हैं। जैसे मान लो मैं 10 नंबर सूत्र को सीधा उठाता हूं और मैं बोलता हूं कि ज ब ग ड द श, तो ये 10 नंबर सूत्र है। ये प्रत्येक वर्ग के तीसरे वर्ण को बताता है।
अब ये तीसरे वर्ण के वर्ग को बताता है। अगर इसको मुझे प्रत्याहार के रूप में लिखना है तो मैं लिख देता हूं जस। अब जस का मतलब है कि ज ब ग ड द श, ये सभी आ गए। ऐसे कैसे? पांचवें वर्ण, पांचवें सूत्र से लेकर के और 14वें सूत्र के बीच में जो भी वर्ण आते हैं उनको अगर मुझे एक ही प्रत्याहार में कहना है तो मैं कह देता हूं हल। हल प्रत्याहार में बोल दिया, इसका मतलब है कि पांचवें सूत्र के हयवरट से लेकर के और अंतिम 14वें सूत्र के हलट के ल तक के सारे जो व्यंजन वर्ण है वो सब आ जाते हैं। ध्यान रहे कि अच को संस्कृत में स्वर कहते हैं, क्योंकि अच प्रत्याहार के अंतर्गत जो अच प्रत्याहार के अंतर्गत सारे जो स्वर है वो आते हैं। तो स्वर को संस्कृत में अगर ये पाणिनि की भाषा में बोलना है तो स्वर को हम कहेंगे अच। इसका कारण है कि अच एक प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत सारे स्वर आते हैं। उसी प्रकार व्यंजन के लिए हल ऐसा कहते हैं। क्यों? क्योंकि हल प्रत्याहार के अंतर्गत पाणिनि ने जो माहेश्वर सूत्रों में वर्णन किया है वो व्यंजन वर्ण सारे हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इसलिए अच संधि हल संधि को हम स्वर संधि और व्यंजन संधि को अच संधि और हल संधि कहते हैं। तो ये थे आपके प्रत्याहार। ये प्रत्याहार इसी रूप से आपके काम में आते हैं। इसलिए आपको प्रत्याहार कैसे, प्रत्याहार के लिए मैं आपको वापिस एक बार बता देता हूं। इस सूत्र का यह अर्थ है कि आदि यानी प्रारंभ के वर्ण से, अब प्रारंभ का मतलब ये नहीं है कि अ से ही शुरू हो, वो ई से भी शुरू हो सकता है। तो प्रारंभ के वर्ण से लेकर के अंतिम वर्ण के बीच में जितने भी जो वर्ण आपके आए हुए हैं उन वर्णों को संक्षेप में लिखना। संहिता का मतलब है पास में लाना, संक्षेप करना, मिलाना। उनको मिलाते हैं तो उनके बीच में जितने भी वर्ण आए हुए ऐसे संक्षेप में लिखना ही क्या कहलाता है? प्रत्याहार। तो इस प्रकरण का आपको ये ध्यान रखना है कि प्रत्याहार, और ये प्रत्याहार ही आगे सूत्रों में काम आते हैं। सूत्रों में ऐसे पूरे के पूरे वर्ण नहीं लिखे जाते कि ये वर्ण से लेकर के ऐसे ऐसे चेंज होगा। वो सीधा सीधा यही कहते हैं कि ये जो प्रत्याहार के रूप में, जैसे ये कह दिया, जैसे मान लो एक यण संधि का सूत्र है आपके इको यणचि। क्या सूत्र है? इको यणचि। इको यण अचि। वो सूत्र ये कहता है कि एक प्रत्याहार के वर्णों को अच परे रहने पर यण प्रत्याहार के वर्ण आदेश कर देना है। तो इस प्रकार आगे सूत्र में ये जो प्रत्याहार है ये काम में आते हैं। आज का ही दूसरा प्रकरण है आपके उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान ये एक अपने आप में छोटा प्रकरण था, इसलिए उच्चारण स्थान भी आपके साथ में रख दिए। उच्चारण स्थानों को आपने हिंदी में पढ़ा है, हिंदी में आपने उच्चारण स्थानों को पढ़ा है। ठीक उसी प्रकार पहले मूल रूप में संस्कृत में किस प्रकार है इसको हमारे को जान लेना है। उच्चारण स्थानों के लिए हमारे पास में एक सूत्र है जिसको ध्यान से श्लोक है, इस श्लोक के माध्यम से हम सीधा याद कर सकते हैं। श्लोक ये है कि अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरह कंठ शिरस तथा। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरह कंठ शिरस तथा जिह्वा मूलम च दंताश्च नासिकौष्टौ च तालु च। ये श्लोक, इसका ये अर्थ होता है कि वर्णों के 8 उच्चारण स्थान होते हैं। ये पहली लाइन में कहा गया है कि वर्णों के कितने उच्चारण स्थान होते हैं? 8। अब जो 8 उच्चारण स्थान होते हैं उनकी यहाँ पर गणना करवाई है। तो सबसे पहला उच्चारण स्थान है वो है उरह। उरह का मतलब, यहाँ संस्कृत में उरह का मतलब है सीना या छाती। उरह का मतलब है सीना या छाती, वक्षस्थल जिसे हम कहते हैं। यहां से जब हम प्राणवायु को वक्षस्थल से निकालते हैं तो ये वक्षस्थल का वर्णों का उच्चारण करने में बहुत बड़ा योगदान है। सीने में हम एक बार श्वास भरते फिर बोलना शुरू करते हैं। फिर है आपके कंठ। उरह यानी छाती से निकलने के बाद में कंठ। तो पहला नंबर, दूसरा नंबर आता है कंठ का। कंठ का मतलब है गला, गर्दन। गला या गर्दन। ये गला या गर्दन जो होता है कंठ, ये अगर आपका सही है, इसकी स्वर तंत्रिका आपकी सही चल रही है तो आपके उच्चारण स्थान बिल्कुल सही होंगे, आपका उच्चारण सही होगा।
अगर ये गला खराब हो जाता है, कई बार मान लो सर्दी वगैरह के वजह से गला अगर खराब हो जाता है, तो हम देखते हैं कि गला खराब होने की वजह से आदमी जो बोल पाता है वो आवाज बराबर निकल नहीं पाती है। इसलिए कंठ का भी बहुत सबसे बड़ा योगदान है कंठ का। तो किसी का अगर मधुर कंठ होता है, कोई अगर गाता अच्छा है, तो हम कह सकते हैं कि उसका कंठ अच्छा है। इसका मतलब है उसकी स्वर तंत्रिकाएं सही से चल रही है। तीसरा स्थान आपका लगता है शिरस। सिरह, सिरह का मतलब है यहां पर मुर्दा, ध्यान रहे, इसको मुर्दा कहते हैं। ये आपके मुख के अंदर तालू के पीछे का भाग होता है, जिसको हम कहते हैं सिरस यानी मूर्धा। ठीक है। चौथा आपके स्थान है वो है जिह्वा मूलम। जिह्वा मूलम का मतलब होता है जीभ का मूल भाग। जीभ का मूल भाग, जिस जगह से जीभ प्रारंभ होती है वो जीवा का मूल भाग जिह्वा मूलम कहलाता है। और पांचवा है आपके दंताहा। दंताहा का मतलब है दांत। एक दांत होता है तो दंतः, और बहुत सारे दांत है, सारे दांत है, इसलिए दंताहा। फिर आपके 6 नंबर है वो है नासिका। नासिका का मतलब होता है नाक। नाक जो होता है इसका उच्चारणों में बड़ा योगदान है। कई बार हमारा नाक अगर सर्दी जुकाम की वजह से नाक डटा हुआ हो, या नाक में से श्वास लेना अगर आसानी नहीं है, तो कई सारे ऐसे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण हम सही से बोल नहीं पाते हैं। कई ऐसे भी होते हैं जो केवल नाक का ही उपयोग करते हैं, तो ऐसे बोलते समय भी उनके लगता है कि ये नाक से बोलता है। ऐसा नासिका का इसका मतलब है कि वर्णों के उच्चारण स्थान में योगदान है। फिर है 7 नंबर है वो है आपके ओष्ठ। ओष्ठ एक होता है तो ओष्ठ, और 2 होते हैं इसलिए ओष्ठौ। नासिका ओष्ठौ इसमें जुड़ा हुआ है, इसलिए नासिक ओष्ठौ। तो ओष्ठ का मतलब है होठ। होठ जब हम बोलते हैं तो हमारे होठ फड़फड़ाते हैं। जैसे हम बोलते हैं प, तो इसमें होठों का योगदान है कि 2 होठ आपस में मिल रहे हैं। और 8वां है वो है आपके तालु। तालु, तालु तालव्य वर्ण कहते हैं। तालु आपके जीभ के ऊपर का भाग होता है, जो गोल घुमावदार भाग होता है। इस तालु पे जब उच्चारण करते तो, और इन सभी उच्चारणों को करने में हमारा सबसे ज्यादा योगदान करती है वो करती है जीभ। क्योंकि कंठ से, सीने से, कंठ से जितनी भी जो ध्वनि बाहर निकलती है, जीभ को ही हम इधर उधर टकरा करके ध्वनि को बाहर निकालते हैं। इसका मतलब है कि उच्चारणों को उच्चारण करने में जीभ का बहुत बड़ा योगदान है। तो ये है आपके 8 उच्चारण स्थान, और इस सूत्र के हिसाब से 8 उच्चारण स्थान है। अब इन उच्चारण स्थानों को, 8 उच्चारण स्थानों को हम 11 सूत्रों के माध्यम से पढ़ेंगे। 8 उच्चारण स्थानों को हम 11 सूत्रों के माध्यम से पढ़ेंगे। उच्चारण स्थान यही के यही है। अब 11 सूत्र कौन कौन से हैं, ऐसे हम इसकी गणना करते हैं। आज हम केवल सूत्र पढ़ते हैं, कल हम इसका विस्तार पूर्वक वर्णन पढ़ेंगे। अकुह विसर्जनिया नाम कंठ। अकुह विसर्जनिया नाम कंठ, ये ध्यान देना है कि अकुह विसर्जनिया नाम कंठ सूत्र से कंठ जो उच्चारण स्थान है, कंठ जिसका उच्चारण स्थान होता है, यानी ध्वनि सीधी कंठ से बाहर होकर के जीभ के माध्यम से सीधी निकलती है, तो ये है कंठ। दूसरा है आपके ईचु यसा नाम तालु। ईचु यसा नाम तालु। तालु जिसका, जिन वर्णों का उच्चारण स्थान तालु है, ऐसे वर्ण है वो इसी सूत्र में ही दिए हुए हैं। इसको मैं विस्तार पूर्वक बाद में बताता हूं। तीसरा सूत्र है आपके उपुपद्य। उपुपद्य मानिया नाम, उपुपद्य मानिया नाम औष्ठौ। औष्ठौ, उपपद्य मान्य नाम औष्ठौ। ये उपद्य मान्य नाम औष्ठौ, ये तीसरा सूत्र है आपके। चौथा सूत्र है ऋतु रसाणाम, ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा,
पांचवा सूत्र है आपके लृतु, लृतु लसानाम, लृतु लसानाम दंता, लृतु लसानाम दंता। छठा सूत्र है आपके यमंगणनानाम, यमंगणनानाम नानाम नासिका, यमंगणनानाम नासिका। और सातवां सूत्र है आपके ए दे ए दयितो, ए दयितो कंठ तालु, ए दयितो कंठ तालु। आठवां सूत्र है ओ दऊ तो, ओ दऊ तो कंठ ओष्ठम, कंठ ओष्ठम, ओ दऊ तो कंठ ओष्ठम। इसी प्रकार नमा सूत्र है नासिका, नासिका, नासिकानुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य। दसवां सूत्र है आपका वकारस्य, वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम। और 11वां सूत्र है आपके जिह्वामूलीयस्य, जिह्वामूलीयस्य, जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम, जिह्वामूलम। इस प्रकार उच्चारण स्थानों के ये 11 सूत्र है। उच्चारण स्थान 8 है लेकिन सूत्र है वो 11 है। इसका हमारे को ध्यान में रखना है। पहला सूत्र है, वापिस मैं इसका उच्चारण कर रहा हूं, आप मेरे साथ में या पीछे ऐसे बोल करके बार बार बोल करके अभ्यास कर सकते हैं। अकुह विसर्जनिया नाम कंठः, अकुह विसर्जनिया नाम कंठः। इसका मतलब है कि अ 18 प्रकार का है, स्वरों का वर्गीकरण में अ 18 प्रकार का है। तो अ 18 प्रकार का अ, कु यानी क ख ग घ ङ क वर्ग, ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। इसी प्रकार ईचु यसा नाम तालु, इसमें भी 18 प्रकार का ई और चु का मतलब है च वर्ग पूरा, च छ ज झ य, और फिर य, और ये जो श है सबसे पहले जिस स का हमारे को वर्णन मिलता है वर्णमाला में भी, ये जो स है इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु। फिर है आपके उपपद्यमान्या नाम, उपपद्यमान्या नाम का मतलब है कि उ 18 प्रकार का और पु यानी प वर्ग और उपद्यमान, उपद्यमान शब्द होते हैं। एक व्याकरण में ऐसा चिन्ह होता है जिसको हम कहते हैं अर्ध विसर्ग। क्या कहते हैं? अर्ध विसर्ग, अर्ध विसर्ग कहते हैं। ये अर्ध विसर्ग अगर प और फ के आगे लगता है तब ये कहलाते हैं उपद्यमान। क्या कहलाते हैं? उपद्यमान, यानी प और फ के आगे जब, तो ये उपद्यमान भी इसके साथ में करना होता है। तो उ 18 प्रकार का, पु यानी प वर्ग और उसके अलावा उपद्यमान यानी ये जो प और फ है इनका उच्चारण स्थान है ओठ। फिर आपके ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा में कह रहे कि री और टू का मतलब है ट वर्ग ट ठ ड ढ न, और र और श इन सभी का उच्चारण स्थान है आपके मूर्धा। फिर ऋतु लसानाम दंता, व्याकरण में आपने कल भी माहेश्वर सूत्रों में पढ़ा है। लृ जो है इस वर्ण की गणना है, तो ये लृ तु यानी त वर्ग पूरा तथा दध न ल, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान है दांत। फिर यमंगणना नाम नासिका च, यमगणना नाम नासिका च, इसका मतलब है कि इन वर्णों का जो उच्चारण स्थान है उसमें अपने अपने वर्गों में सभी है, जैसे कु चु टू तु पु, इन सभी वर्णों में पंचम वर्ण है, वहां इनका मुख के साथ में वो उच्चारण स्थान है। लेकिन यहाँ इनका सभी जो पंचम वर्ण है उनका उच्चारण जो है वो नासिका के बिना प्रयोग से नहीं हो सकता। इसलिए जब हम बोलते हैं यमंगणना नाम नासिका च, इसका मतलब है कि इन सभी का अपने अपने वर्गों में उच्चारण स्थान तो है ही है, लेकिन नासिका भी इनके साथ में लगती है।
फिर है आपके एद ऐ तो, ये कहते हैं ए और ऐ इन दोनों का उच्चारण स्थान मिक्स है। क्यों? क्योंकि जब ए हम लिखते हैं तो ए का जो निर्माण होता है वो होता है अ प्लस ई से। यहां हम देखते हैं कि अ का उच्चारण स्थान कंठ है और ई का उच्चारण स्थान तालु है, तो दोनों जब मिल जाते हैं तो उच्चारण क्या बनता है? कंठ तालु। ये बात ध्यान में रखें। फिर आपके ओ दौ तो कंठोष्टम। इसी प्रकार ओ का जो निर्माण होता है वो होता है अ प्लस उ से, अ प्लस उ से। इसलिए अ का उच्चारण स्थान है वो है आपके कंठ और उ का उच्चारण स्थान है वो आपके है ओष्ठ। जब मिल जाते हैं तो कंठ ओष्टम। ओ दौ तो ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्टम है। फिर आपके नासिका अनुस्वारस्य। हम अयोगवाह में पढ़ते हैं कि किसी भी वर्ण के ऊपर जब हम बिंदी लगाते हैं तो व्याकरण में उसको म का उच्चारण करते हैं और इसे संस्कृत में कहते हैं अनुस्वार। क्या कहते हैं? अनुस्वार। तो इस अनुस्वार का भी उच्चारण म होता है, इसलिए उसका उच्चारण क्या निकलेगा? नासिका। क्यों? नाक का म के उच्चारण में योगदान है नासिका अनुस्वार से। फिर आपके वकारस्य दंतोष्टम। वकारस्य दंतोष्टम, ये सूत्र ये कहता है कि केवल व, वकार का मतलब है केवल व, एक ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान है दंत और ओष्ठ। क्योंकि जब हम व को बोलते हैं तो जो हमारे होठ है वो दांतों के ऊपर जो है वो कवर करते हुए व ऐसे उच्चारण निकलता है। वकारस्य दंतोष्टम, दंतोष्टम दांत और ओष्ठ दो मिलकर के। फिर आपके जीवामूलीयस्य जीवामूलम। इसका मतलब है कि जीवामूलीय, मैंने आपको बताया था ये उपपद्यमान। उसी प्रकार क और ख इन वर्णों के आगे अगर आर्ध विसर्ग लगता है तो ये वर्ण कहलाते हैं जीवामूलीय। क्या कहलाते हैं? जीवामूलीय। ये जो जीवामूलीय वर्ण है, ये जीवामूलीय वर्णों का उच्चारण स्थान है वो जीवा का मूल भाग होता है। वेदों में इन वर्णों का उपद्यमान और जीवामूलीय वर्णों का वेदों में वर्णन है, लेकिन बाद में जो व्यवहारिक व्याकरण है उसमें इसका कम प्रयोग है। तो इस प्रकार हमारे को ये ध्यान में रखना है कि उच्चारण स्थान 8 लेकिन सूत्र 11। तो इन 11 सूत्रों को आप क्रम से ऐसे याद करते हुए या बार बार इसका अभ्यास करेंगे तो आपको पता चल जाएगा और पूरे वर्णमालाओं की उच्चारण स्थान का हमें पता चल जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, और ध्यान रहे कि ये क्लास जो छठी क्लास है, जो संस्कृत पढ़ना प्रारंभ करता है, आप अगर इस क्लास से इसको पढ़ना प्रारंभ करोगे तो ये क्लास आपके छठी से लेकर के 12वीं तक के स्कूली विद्यार्थियों में, और इसके अलावा रीट और उनकी जो तैयारी कर रहे हैं एसटीसी वगैरह की, उन सभी के लिए ये क्लास बराबर समान रूप से उपयोगी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।